नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और इससे पहले कि आगे बढ़े देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज के क्या हालचाल है, जिसके आधार पर हम अपनी टीम को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, थोड़ा सा पॉजिटिव वहां पे एक रुझान देखने को मिला है। हालांकि बहुत अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। और अगर SGX निफ्टी को देखेंगे आप, तो मामूली सी बढ़त, बहुत थोड़ी सी बढ़त के साथ वो कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वहीं एशियाई बाजारों को अगर आप देखें तो वहां से जो क्यूज मिल रहे हैं वो भी एकदम मिक्स या स्लाइटली नीचे की तरफ है। तो क्यूज बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है आइदर साइड में, लेकिन सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि आज की स्ट्रेटजी फिर से एक बार इस तरह से बनानी चाहिए जिससे कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए तो भी कमाई के मौके रहने चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीष। संकेत आज भी बहुत ही मिले जिन्हें कुछ साफ डायरेक्शन नहीं है। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी चलेगी? बड़ा ओवरहैंग है क्योंकि बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, तो हमें लगता है नर्वसनेस के साथ कामकाज होता ही रहेगा। हैविंग सेड दैट, कल जिस तरह से तगड़ा प्रेशर कई सारे लेवरेज प्ले, हाई बीटा, प्रमोटर प्लेज वाले शेयर जैसे भी कैटेगराइज कर लें उनको, वो मेहम बड़ा खतरनाक था। हमें लगता है उन पॉकेट्स को अगर अवॉइड कर सके तो करें, क्वालिटी स्टॉक से फोकस करें। और अभी भी हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन आपकी रणनीति? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और सेक्टर्स को अभी भी लगता है कि अगर निफ्टी में कहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखेगा तो जो दिग्गज है वहीं पे रहना चाहिए आपको। जैसे कि आशीष ने बताया कि मिड कैप और ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा आज बचना चाहिए। हालांकि सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट रखना चाहिए। हालांकि डायरेक्शनल वाला अभी भी बिल्कुल वही है कि ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। तो कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में ट्रेडिंग के बिल्कुल आपके पास मौके हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अभी तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक मिली-जुली टीम आज भी लेके चलेंगे। शुरुआत किससे? 2 दिनों के सेल ऑफ के बाद अगर आकर बाकी रिकवरी आती है तो रिकवरी में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर मौके होंगे कई लोगों के लिए शॉर्ट्स ओपन करने के लिए अपने। तो इस रिकवरी को भी जरा स्मार्टली प्ले अप करना आपको जरूरी होगा। हालांकि क्वालिटी पे फोकस करें तो वहां पे ज्यादा दिक्कतें शायद सामने ना आए। टेक महिंद्रा पहला काउंटर होगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। कल भी हमने इन्फोसिस हाईलाइट किया था। हमारा मानना है शायद अब फोकस एक ठंडी पॉकेट जो अंडर परफॉर्म कर रही थी ऑफ लेट, IT, वहां पे इन्वेस्टर्स का फोकस शिफ्ट होगा। इन्फोसिस कल के कमजोर बाजार में मेरे ख्याल से आधे 5% की मजबूती के साथ फाइनली क्लोज हुआ था। और टेक महिंद्रा दूसरा काउंटर है कल इन्फोसिस के बाद, जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत शार्प करेक्शन इस कंपनी में आया था, नंबर्स वाकई बेहद कमजोर थे। लेकिन टेक महिंद्रा के एबरेशंस अगर आप ट्रैक करते हो, लंबी अवधि में इस काउंटर को ट्रैक करते हो, तो एबरेशन किसी न किसी क्वार्टर में नंबर्स दे देता है। हमें लगता है इस कंपनी में भरोसा रखना चाहिए। एग्जीक्यूशन को लेकर जो दिक्कतें आपको Q4 में देखने को मिली थी, शायद ओवर द पीरियड ऑफ FY16 वो सुलझती हुई नजर आएंगी। टेक महिंद्रा एक अट्रैक्टिव काउंटर है जिसका स्टीप करेक्शन के बाद अच्छे खरीदारी के मौके शायद यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन जोन में है, खरीदारी कहना गलत होगा, क्योंकि अगर मार्केट वाकई 8000 और उसके नीचे जाना है तो बाकी सब मार्केट में भी प्रेशर आएगा। लेकिन आप टाइम नहीं कर सकते स्टॉक्स को। उस लिहाज से हमें लगता है टेक महिंद्रा यहाँ से खरीदारी की अपने एक्यूमुलेशन जोन में लेके जाएं, खरीदारी करके चलें। आज के लिए पहला टारगेट होगा 560 रुपए का। अच्छा, एक और दिग्गज की बात जहां पे सिमिलर स्टोरी हमें लगता है पैन आउट होती हुई नजर आएगी। एविडेंट था उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स में, सन फार्मास्यूटिकल्स में बात कर रहा हूं, जहां पे खासी कमजोरी देखने को मिली थी। पर वो वन ऑफ्स को भी इस कंपनी ने फैक्टर इन करने की कोशिश करी थी अपने Q4 नंबर्स में। तो वो दिक्कतें जो थी मेरे ख्याल से Q4 में इसने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करके वो खत्म कर दी है। अब जैसे जैसे वो इंटीग्रेशन की खबरें, जैसे जैसे वो रैनबैक्सी के हालात सुधरना, जैसे जैसे USFDA की दिक्कतें कम होना, थोड़ा सा लंबा गेम है। तो लंबा वेटिंग गेम हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है कई लोगों के लिए। लेकिन सन फार्मास्यूटिकल इन लेवल्स पे एक बेहद अट्रैक्टिव बाय हमें नजर आता है। 860 तक के लेवल तक आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें। FY16 में ही हमें लगता है एक सीरियस री-रेटिंग इस काउंटर की होती हुई नजर आएगी। पर पेशेंस, टेक महिंद्रा और सन फार्मास्यूटिकल दोनों ऐसे काउंटर हैं जहां पे आपको देना पड़ेगा, दोनों एक्यूमुलेशन जोन में, इसलिए आज दोनों में खरीदारी करने की सलाह। नीरज जी, आपकी शुरुआत में बिल्कुल दिग्गज से मैं भी शुरुआत करूंगा और टाटा मोटर्स पहला स्टॉक होगा। सेलेक्टर्स ने इसको इसलिए चुना है कि अगर आप कल इंट्राडे का चार्ट देखें तो ये जितने नीचे गिर गया था वहां से कम 23 रुपए की रिकवरी इसमें आप देखेंगे। वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाता है सेलेक्टर्स को। उनका मानना है कि अगर रिकवरी कहीं दिखेगी तो हमेशा आप देखिए कि टाटा मोटर्स ही इसको लीड करता हुआ दिखता है। और उन्हें लगता है कि टाटा मोटर्स में आज ट्रेडिंग के लिहाज से एक ऊपरी स्तर 460-62 के आसपास का दिख सकता है। तो वहां पे खरीदारी करके ही चलना चाहिए। और उम्मीद मैं कर रहा हूं कि शायद थोड़ा सपोर्ट यहां पे लेने की 453 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें। टाटा स्टील अगला स्टॉक होगा और यहां पे भी सेलेक्टर्स को लगता है कि काफी पिटाई हो चुकी है। हाल फिलहाल में 380 तक गया था और उसके बाद से लगातार इसमें करेक्शन देखने को मिले। नतीजे बहुत खराब थे, उसके बाद पिटाई हुई इसकी। फिर CLSA की रिपोर्ट आई जिसमें टारगेट आधा कर दिया गया, तो उसके बाद भी प्रेशर देखने को मिला। और ये सारी खबरें इसमें डिस्काउंट हो चुकी हैं। सेलेक्टर्स को लगता है कि अब ये
यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए और इसमें भी हमें लगता है कि एक रिकवरी बनेगी। चार्ट पे ऐसे इंडिकेशंस एटलीस्ट दिख रहे हैं। तो 325-24 के आसपास का लक्ष्य बनाते हुए टाटा स्टील में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। 313 के आसपास बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलें। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ज्यादा मौके आपके पास होंगे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टर डिपेंडेबल का समय है, देख लेते हैं। एक और दिग्गज प्लेयर होगा यहाँ पे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे, और वो है अदानी पोर्ट एंड एसईसी। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आपको याद होगा ये पूरा ग्रुप फोकस में है। कल तो ये रिस्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट होती हुई नजर आई, उसके बाद से स्टॉक्स में तगड़ा प्रेशर देखने को मिला था। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस तो अपने रियलिस्टिक वैल्यूएशन की तरफ अब मूव कर रहा है, जो बाजार एंटिसिपेट भी कर रहा था। अब इंटरेस्टिंग है, हमें लगता है अदानी पोर्ट एंड एसईसी इस शार्प करेक्शन मेरे ख्याल से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 20% के आसपास इस काउंटर ने करेक्शन दिखा दिया है। एक बेहद अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट ये दे रहा है, एक सॉलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें लगता है ये काउंटर दे रहा है। जो डीमर्जर है वो पीछे जा चुका है और हमें लगता है अब जब कंपनीज अलग होंगी तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हालात, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आउटलुक और फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग इस पूरे ग्रुप में हमें अदानी पोर्ट एंड एसईसी हमेशा से लगती थी और आज भी हमारा रैशनल बदला नहीं है। जो कंसर्न्स थी अदानी पोर्ट को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग थी, अदानी एंटरप्राइजेज में होल्डिंग कंपनी तमाम बिजनेसेस आते थे, लोगों को एक डर था कि यहाँ का एलोकेशन जो है सरप्लस फंड्स का बाकी ग्रुप कंपनीज में इन्फ्यूज करा जा सकता है, और वो सब दिक्कतें थी। अब जब ये डीमर्जर हो चुका है तो क्लैरिटी आ चुकी है। बैलेंस शीट तो वैसे ही मजबूत थी इस कंपनी की, अब वो आपके जो कंसर्न्स थे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। ये कंपनी अब तक गुजरात लिमिटेड थी, गुजरात के बियॉन्ड जाने में दिक्कत होती थी, अब आपने देखा धीरे धीरे कारोबार फैलाती हुई नजर आ रही है। और अब वो सिग्निफिकेंट केपेक्स की जो बात है, सागरमाला का जो प्रोजेक्ट है, अदानी पोर्ट जैसी कंपनीज को सिग्निफिकेंट बेनिफिट होने वाला है। तो एक अदानी ग्रुप की ऐसी कंपनीज का बैलेंस शीट स्ट्रांग है। कंसर्न्स इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सबसे ज्यादा हटे तो इस कंपनी के ऊपर से हटे ओवरहैंग्स, वो बड़ा पॉजिटिव है और हमें आउटलुक यहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। इसीलिए रीसेंट करेक्शंस में हमें लगता है ये कंपनी एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट दे रही है। कल के सेल ऑफ के बाद क्या आज भी शुरुआती ट्रेड में दबाव आ सकता है? शायद आ सकता है। तो इनिशियल जब मार्केट खोले थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करें। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और खासतौर पे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अदानी पोर्ट एंड एसईसी, इसमें प्रेशर नहीं आता तो शायद एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट हो सकता है। एक्युमुलेशन जोन में इसमें भी खरीदारी करके चलें। आज के लिए अगर मजबूती आती है तो हमें लगता है 305 तक के लेवल तक काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल प्लान एक्सिस बैंक होगा और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी चला दे रहे हैं और हाल फिलहाल की गिरावट में ये भी काफी कमजोर हुआ। और जिस दिन परसों हमने जब इसके शॉर्ट के लिए कॉल दी थी तो निफ्टी को गिराने में इसका काफी बड़ा हाथ था सिलेक्टर्स को। लगता है कि अब जब ये काफी सेल ऑफ आया तो एफआईआई की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वहां से स्टॉक नीचे आ चुका है, तो आरबीआई ने परमिट किया कि थोड़ा और खरीदारी उसमें हो सकती है। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक न्यूज ड्रिवन काउंटर रहेगा आज, उस ट्रिगर की वजह से इसमें खरीदारी करें। अदरवाइज अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो जिस तरीके से पिटाई हो चुकी है उसके बाद काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं प्राइवेट बैंक, तो सेक्टर्स को लगता है कि वहां पे खरीदारी के एक मौके बनते हैं। और चूंकि ये न्यूज ड्रिवन है इसलिए यहाँ पे भी लगता है सेक्टर्स को कि एक थोड़ा सा मौका आज ऊपर की तरफ बनेगा। 565 का टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलें और 545-46 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के दूसरे स्टॉक और फ्री हिट। मध्यक्रम के स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक ये एक और स्टॉक होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे पहुंच चुका है। 296 300 से नीचे अभी हाल फिलहाल की तगड़ी गिरावट के बावजूद नहीं गया था, लेकिन कल इसमें ये स्तर भी एक टूटता हुआ दिखा है। तो एक व्यू ये हो सकता है कि 300 का अहम स्तर था वो तोड़ा तो ये और नीचे जा सकता है। लेकिन मेरी प्रेमाइस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम जो मान के चल रहे हैं कि आज थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो 5-7-8 रुपए की एक अपसाइड बनती है ट्रेडिंग के लिहाज से। अगर थोड़ी सी और मजबूती दिखेगी तो यह काफी ऊपर जा सकता है, लेकिन 293 के आसपास का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाएं इसमें, क्योंकि ये तेज गिरावट हो सकता है। बैंकिंग में प्राइवेट में सबसे कमजोर बैंक है ये, लेकिन वैसा ही इसमें अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली अट्रैक्टिव लग रहा है इसमें। 303 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें। रिको इंडिया सेक्टर्स का फेवरेट है, लेकिन इस भारी गिरावट में बिना किसी खास करके जब सब
गिरावट हो रही थी, इसमें भी गिरावट हुई और अच्छा खासा करेक्शन आ गया। इसमें करीब 100 रुपए स्टॉक्स नीचे आ चुका है ऊपर से। सेक्टर्स को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही मजबूत है फंडामेंटली कंपनी, कोई इश्यूज नहीं है, बिजनेस रोबस्ट है, ग्रोथ का आउटलुक बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुक काफी जबरदस्त है, सब कुछ है इसमें। लेकिन जो कि बाजार की कमजोरी है तो इसमें भी पिटाई हो रही है। मौका है यहाँ पे आपके लिए, जिनको अपना पोर्टफोलियो बनाना उनके लिए तो है ही है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी हमें लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 900 तक के लक्ष्य रिको इंडिया में आज आपको अचीव हो सकते हैं। टीवीएस मोटर परसों हमने शॉर्ट किया था, जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली, कल भी कमजोर थी और आगे भी इसमें कमजोरी रहेगी, क्योंकि जो अब कंसर्न निकल के आ रहे हैं, यहाँ तक कि ड्रॉट की बातें हो रही, सूखा पड़ सकता है। अगर ऐसी स्थिति हुई, आई विश कि ऐसा न हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो टू व्हीलर्स कंपनियों की बहुत जबरदस्त पिटाई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्स उनकी टायर 3 टायर 4 सिटीज रूरल इलाके से आती है और वो एकदम ड्राई अप होती है दिखेगी। वैसे भी आपने मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखे होंगे तो टू व्हीलर्स के वीक है, 4 व्हीलर्स के नंबर अच्छे आ रहे थे। हमें लगता है टीवीएस मोटर जिसने अच्छा खासा रनअप दिखाया तो वहां और ज्यादा कमजोरी आती हुई दिखेगी। 210 तक के लक्ष्य के साथ टीवीएस मोटर्स में बिकवाली करके चले, 224 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष दिग्गजों पे ही अभी भी फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल पैक से आईटी तो हमने फोकस करा था, टेक महिंद्रा हमने हाईलाइट करा था। सिप्ला एक और ऐसी कंपनी जिसमें हमें लगता है कल हालांकि बाजार की वीकनेस के साथ ये भी 1% के आसपास मेरे ख्याल से कमजोर हुआ था, हमें लगता है रिट्रेस करता हुआ नजर आएगा। कि बड़ी खबर है इस कंपनी के लिहाज से कि यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है इसको इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस के लिए, एड्स के ट्रीटमेंट की दवाओं के लिए ह्यूज मार्केट है। हमें लगता है सिप्ला रडार पे रखें, स्मार्ट ऑफ रिस्क मूव शायद कंपनी यहाँ पे डिलीवर करें। आईटीसी हालांकि उस लिस्ट में है जहां पे हम मान रहे हैं कि तगड़ी पिटाई का स्टॉक्स एक्यूमुलेशन जोन में, लेकिन आईटीसी में इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से ही बैठ लें। ओवरहैंग्स बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी में, खासतौर पर वो सिगरेट कारोबार को लेकर जो दिक्कतें लगातार एस्केलेट हो रही है। अगर ये स्टेट वाइज फुटकर सिगरेट, लूज सिगरेट से बैन शुरू होना लगेगा एक एक करके, तो आईटीसी के लिए दिक्कतें प्रोफाउंड है। हालांकि ये सवाल जरूर उठ सकता है कि किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत है। हमें लगता है आईटीसी में कल भी जो प्रेशर आया था बड़ा एडिशनल प्रेशर था, 4-4.5% के आसपास का। अब तो 2 दिन में बहुत ज्यादा नुकसान झेल चुकी है कंपनी, 300 के आसपास है। 300 के आसपास हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी का मोमेंटम बायसनेस देखने को मिल सकती है। 311 तक के लेवल्स पर अप्रोच करें। कल कुछ जानकारी भी मान रहे थे कि सिगरेट के कारोबार के साथ साथ ईपी नूडल्स के चल के भी प्रेशर है, यानी कि आईटीसी का बिल्कुल ईपी से बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। कुल मार्केट इंस्टेंट नूडल्स का 3000 का है, 10% का अगर इसका शेयर है ईपी का, तो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसलिए बहुत डायरेक्ट प्रेशर था उस लिहाज से इस काउंटर पे। शायद ट्रेडिंग के लिहाज से बायसनेस ढूंढने, इस समय पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए शायद थोड़ा और वेट करनी चाहिए पेशेंस से, जब एक्चुअल स्टेबिलिटी नजर आए तब शायद पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। और आईटीसी तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि का गेम है, जब तक इसका एफएमसीजी कारोबार पिकअप नहीं होता, जब तक उसमें अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम नहीं आता, जिसमें एक कंपनी लगातार फंड्स इन्फ्यूज कर रही है, तब तक बड़ा क्लियर नहीं होगी पिक्चर कि किस हद तक डिपेंडेबिलिटी सिगरेट से कम होगी, किस हद तक डिपेंडेबिलिटी बिजनेस दूसरे बिजनेस में इंप्रूव होगी। तो उस लिहाज से थोड़ा सा वेट करें, लेकिन इंटरेस्टिंग बाय हो सकता है। अच्छा, रियल एस्टेट कंपनी सरप्राइजिंग हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एक तो खरीदारी करने की हिम्मत करनी चाहिए, वो है एचडीआईएल। बहुत वोलेटाइल काउंटर है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये अगर आप इमीडिएट स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो ट्रिगर भी होते हुए नजर आएंगे। 100 के नीचे इस समय हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं अट्रैक्टिव बाय है। इस कंपनी की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हुई हैं। कल तो सारे स्टॉक्स पिटे थे, तो उसी के साथ एचडीआईएल की भी पिटाई हुई, और वैसे भी हाई बीटा जोन का काउंटर तो वैसे ही पिटता है अगर मूड खराब होता है। प्रोमोटर्स के प्लेज शेयर, मेरे ख्याल से लास्ट अपडेट हमारे पास जो आया था, प्रोमोटर्स के प्लेज शेयर खत्म हो चुके हैं। तो सारंग वधावन की इस समय कोई प्लेज शेयर नहीं है इस कंपनी में, जिसको लेकर बड़ा कंसर्न था। डेट रिडक्शन की कंपनी की लगातार कोशिशें चल रही है। हमें लगता है एचडीआईएल 100 के नीचे एक अट्रैक्टिव बाय है। वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट में अभी भी पिकअप की चांसेस नहीं है। नीरज हाईलाइट भी कर रहे हैं मॉनसून जैसी, तो वो सब डैम्पनर पूरे पैक्स के लिए बनते हुए नजर आएंगे, तो एचडीआईएल के लिए ऑब्वियसली। लेकिन इन लेवल्स के आसपास एटलीस्ट ट्रेडिंग बायसनेस के साथ उतरे, अगर बाकी अप मूव्स देखने को मिलते हैं तो इन कैश कर लें, क्योंकि इस समय मोमेंटम डाउन साइड पे। हालांकि 100 के नीचे हम हाईलाइट करें अट्रैक्टिव बाय है, लेकिन कितना डाउन साइड खुलेगा ये कहना मुश्किल अगर मार्केट 7700 या उसके बियॉन्ड जाना है तो। इसलिए एचडीआईएल में ट्रेडिंग बायसनेस के साथ 100 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करने की रणनीति बनाए। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। बेयर क्रॉप साइंसेस, और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें जो कल एक खबर आई कि कंपनी बायबैक करेगी और उसका प्राइस 4000 रुपए तक का हो सकता है, यानी करीब 8-9% की प्रीमियम पे वो बायबैक करेगी, 500 करोड़ खर्च करेगी। तमाम आपने देखा होगा ऐसी जब भी खबरें आती हैं तो इमीडिएट स्टॉक में एक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कम से कम 100-150 रुपए तक की ऊपर की तरफ की गुंजाइश निश्चित तौर पे बनती है। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप देखें तो तमाम सारे जो एग्री स्टॉक्स हैं उस पर लगातार सेलेक्टर्स ने आपको सुझाव दिया कि खरीदिए। उसकी एक वजह मैं आपको ये बता दूंगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर मानसून वीक हो रहा है,
ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी अगर बन रहा है तो आपको फार्मिंग में वो चीजें अपनानी पड़ेंगी जहां पे हाई टेक्नोलॉजी के सीड्स हैं, नई जो केमिकल्स हैं, नए जो तरीके हैं जिससे कि कम पानी में अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले। और आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ही आवाज ने आपको खबर भी बताई थी कि ऐसे अंदेशे के कारण ही सरकार इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी है कि जहां पे बारिश का स्प्रेड कम होगा वहां पे ऐसे बीज की सप्लाई की जाएगी, ऐसे रसायन मौजूद कराए जाएंगे जिससे बहुत कम पानी में प्रोडक्शन किया जा सके। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। उससे अलग हटे, हालांकि उसी कैटेगरी का स्टॉक ये भी है, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर इसमें यह है कि इसमें बाईबैक आया है, वो 4000 की प्राइस पे आया है। मुझे लगता है 300 रुपये गुंजाइश है, कम से कम 100-150 रुपये आज इसमें ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो खरीदारी करके चले, 3800 का लक्ष्य रखें इमीडिएटली, 3690 पे स्टॉप लॉस। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं सुना होगा, ओरिकॉन एंटरप्राइजेज, और इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने की मौके ढूंढने चाहिए। एक मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। मेरे ख्याल से इस कंपनी का जो रीसेंट हाईज थे वो 72 रुपए के आसपास थे। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो उस काउंटर में देखने को मिला था। उन लेवल से लगातार मुनाफा वसूली का दबाव था, मार्केट मूड के साथ स्टॉक की पिटाई हुई थी 35-40%। अब तो ये उन लेवल से नीचे इस समय कल की क्लोजिंग 46 रुपए आपकी स्क्रीन पर वहां पे कामकाज कर रहा है। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। ये कंपनी रियल एस्टेट में है, मरीन लॉजिस्टिक्स का कामकाज है, पैकेजिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में और इनफैक्ट ऑटोमोबाइल डीलरशिप में। तो इस कंपनी का अगर आप सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू, पहले तो इस कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में पढ़ें, उनका सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशंस करें या फिर अंदाजा लगाने की कोशिश करें, तो उस लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव बाय ये कंपनी नजर आती है। लेकिन बहुत ज्यादा रडार में रहती नहीं, तो पता नहीं कब वो मार्केट रियलाइज करेगा एक्चुअल पोटेंशियल इस काउंटर का, वो कहना मुश्किल बात है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY14 में इस कंपनी की कुल रेवेन्यूज 900 प्लस करोड़ रुपए के थे, यानी कि 900-925 करोड़ रुपए के इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स क्लॉक करे थे। रेवेन्यूज के फ्रंट पे 50 करोड़ रुपए का तो इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक करा था। इस कंपनी की इंटरेस्टिंगली जो अलग अलग डिवीजन है उसमें एक सब्सिडरी है रियल एस्टेट, जो मैं बता रहा था, उसमें होली ओन सब्सिडरी है ओरिकॉन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी खास तौर पे जो सब्सिडरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो सब बनाने का काम करती है, और इसकी सब्सिडरी लगातार कोशिश करी थी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट पाने के लिए मुंबई MCGM से, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ग्रेटर मुंबई का, वहां से फाइनली अपडेट आ रहे हैं कि इसको वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया है। यानी कि मुंबई के वन ऑफ द पॉशेस्ट इलाका कहना चाहिए वर्ली में 2 एकड़ का प्लॉट है इस कंपनी के पास, जहां पे अब ये कंपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाली है। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का शायद एक मिक्स होने वाला है, बड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है। और इसके अलावा बाकी बिजनेसेस तो है ही है। हमें लगता है तगड़ा अट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में काउंटर दिखाता हुआ नजर आए। अगर एक मापदंड हो सकता है किसी कंपनी को गॉज करने का कि DIS का स्टेक कितना है या फिर बड़े निवेशक उस कंपनी में एंटर करें कि नहीं करें, इस कंपनी का मैं चेक कर रहा था 13% के आसपास घरेलू संस्थागत निवेशकों का स्टेक है ओरिकॉन एंटरप्राइजेज में, जिसमें GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हम आमतौर पर मानते हैं इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होती हैं, क्लियर वाटर कैपिटल जैसे दिग्गज, ये सब इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और अच्छा खासा स्टेक, अच्छा खासा चंक है जिस कंपनी की होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक होल्डिंग में आपको देखने को भी मिलेगा। ओरिकॉन एंटरप्राइजेज हमें लगता है अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। 50-51 तक के लेवल से आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें, बढ़े, उसके बाद कन्विक्शन के साथ फिर बैठ लें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। आखिरी के 3 स्टॉक्स भी रूरल इकोनॉमी पे फोकस्ड होंगे और FMCG कंपनी HUL में सेलेक्टर्स को लगता है कि थोड़ी और कमजोरी देखने को मिलेगी। रूरल डिमांड सीवियरली इम्पैक्ट होने वाली है और उसका असर तमाम FMCG कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे FMCG स्टॉक्स जो है किन्हीं और कारणों से जबरदस्त उनकी पिटाई हो रही है, लेकिन HUL में हमें लगता है कि जो रूरल डिमांड है वो कमजोर होती हुई दिखेगी। तो जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ में सीवियर इंपैक्ट आ सकता है। 820 के लक्ष्य के साथ HUL में शॉर्ट करके चलें। महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल्स बुरी तरीके से इनकी पिट चुकी है, आगे भी कोई उम्मीद नहीं, अगर बारिश नहीं होगी तो ट्रैक्टर नहीं बिकेंगे, तो ट्रैक्टर्स को लगता है वो और दिक्कत इनकी बढ़ती जाएगी। रेट कट की जो गुंजाइश थी वो भी कैप कर दी गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा आगे मुश्किल फ्रंट लोड कर चुका हूं मैं। तो यहाँ एक दिक्कत इस स्टॉक के लिए और भी होती हुई दिखेगी। यहाँ पे भी लगता है कि 1180 के आसपास टारगेट लें। इनके पोर्टफोलियो के जो दूसरे भी प्रोडक्ट है, जो स्कॉर्पियो हो, जाइलो हो, ये सारी गाड़ियां भी टायर टू टायर 3 सीरीज में दिखती है, जहां पर रूरल इकोनॉमी डोमिनेट करती हुई दिखती है, इसलिए उसके लिए भी बहुत रिस्पाइट नहीं है। शॉर्ट करके चले। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये स्टॉक सीवियर प्रॉब्लम में आएगा क्योंकि इनकी फाइनेंसिंग मैक्सिमम 2, 3, 4 और रूरल इकोनॉमी पे बेस्ड है और लगातार उस पर प्रेशर है। कई क्वार्टर्स से अगर आपने देखा होगा तो रिजल्ट अच्छे दे नहीं पा रहे हैं।
हमें लगता है इसमें कमजोरी आएगी। 240 के लक्ष्य के साथ इसमें भी शॉर्ट करके चले, 256 पे स्टॉप हो सकते हैं। आशीष, दो बिकवाली करने की सलाह आज की। सबसे पहले आइशर मोटर्स और ऑब्वियस रीजन के साथ जब वॉल्वो एग्जिट करने वाला है, जो बचा हुआ रिमेनिंग स्टेक है आज ब्लॉक डील के जरिए बेचा जाएगा तो तगड़ा चंक बिकना है। 3-4% के आसपास का मेरे ख्याल से स्टेक है। डिस्काउंट पे शायद वो ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आए, पर ध्यान रखें शुरुआती ट्रेड में दबाव हो सकता है। हमें लगता है वैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में आइशर मोटर्स दबाव के साथ ही कामकाज करेगा, लेकिन इससे पहले जब वॉल्वो ने बचा हुआ पहला रिमेनिंग स्टेक जो बेचा था, तब मेरे ख्याल से आइशर मोटर्स बहुत मांग रिवाइवल और डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली थी। आज प्रेशर रहेगा, हमें लगता है सबड्यूड ट्रेड के साथ ही सबड्यूड कामकाज ही होगा स्टॉक में, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन होना है जिसमें आइशर मोटर्स से वॉल्वो एग्जिट करेगी। दबाव के साथ कामकाज और आज सेल करने की रिकमेंडेशन। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग स्पेस में हमें लगता है अभी भी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिलेगी। कोटक आउटपरफॉर्म करा था अपने पीयर्स को, अब वो लगातार प्रेशर झेलता हुआ हमें लगता है कोटक महिंद्रा बैंक आज के ट्रेडिंग सेशन में 1300 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की रणनीति बनाए। 1300-1305 तक के जोन तक शायद जाता हुआ नजर आए। बिकवाली करने की सलाह होगी, लेकिन अगर मार्केट में ऊपरी तरह से दबाव दिखना शुरू हो तब इस ट्रेड को आप इनिशिएट करें। फाइनली जस्ट डायल, लेकिन इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। आज सब वो वाइडली एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि बायबैक के प्राइस पे इतना एग्रेसिव कंपनी अनाउंस करेगी। 800-900 करोड़ रुपए इस कंपनी की बुक्स ऑलरेडी हैं, तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। हालांकि अनाउंसमेंट आया तो स्टॉक की पिटाई, तो न्यूज आने से पहले, आउटकम आने से पहले यहाँ पे पोजीशंस बनाएं, खरीदारी करके चलें, मूव स्मार्ट है, मुनाफा भी वसूल लें, क्योंकि मार्केट इतना कंड्यूसिव नहीं है कि पोजीशंस को होल्ड किया जाए या फिर वेट करा जाए एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर इंट्राडे के लिए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।